नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा भारत सरकार के सिविल सर्विसेज रैशनलाइजेशन प्लान के बारे में। अभी तक ये प्लान एक्टिवेट नहीं किया गया है, यानी कि लागू नहीं किया गया है, लेकिन नीति आयोग इसके ऊपर अपने कुछ सुझाव दे चुका है सरकार को। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 2-3 सालों में इस एग्जाम को देंगे, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये एग्जाम भविष्य में किस दिशा में जा सकता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको ये जानकारी मिले ताकि आप भी थोड़ा सा अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को बेटर तरीके से कर सकें। अब अगर आपने स्टडी आईक्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझसे जुड़ सकते हैं इन आईडीज पर, और लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स इसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको तैयार करेगा, और अगर कोई बदलाव भी आते हैं तो हम भी उस बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालेंगे। तो अभी अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, 2022 के लिए, तो आप इस स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इन कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी को ओवरऑल हैंडल किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के द्वारा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का एचआर विभाग है, ह्यूमन रिसोर्सेज विभाग है। और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अधीन। इसके मंत्री हैं डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन एक डेप्यूटी मिनिस्टर और इस मंत्रालय को संभालते हैं। जितेंद्र सिंह इज द एमओएस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, और उसमें ही एक डिपार्टमेंट होता है इस मंत्रालय में जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब सबसे पहला प्रपोजल तो यही जान लो कि इस डिपार्टमेंट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात चल रही है कि पर्सनल डिपार्टमेंट अलग हो और ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट अलग हो। आई थिंक आने वाले 2 सालों के अंदर इसको अलग कर दिया जाएगा। अब जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं उनको हम ब्रीफली डिवाइड करते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कैटेगरी में। तो बजट में 2020 के बजट में ग्रुप बी, सी और डी, इन सभी सर्विसेज को एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू करवाने की बात सरकार ऑलरेडी कह चुकी है। उसके लिए एक नई एजेंसी बनाई जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बजट के बाद। तो अगर आप भविष्य में इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। लेकिन ग्रुप ए सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके साथ भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है। जैसे कि एनआरए की घोषणा हो चुकी है ग्रुप बी, सी, डी सर्विसेज के लिए, लेकिन प्लानिंग जरूर चल रही है। डीओपीटी का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है 5 साल के लिए। उसमें भी यह बात कही गई थी कि सर्विसेज को रैशनलाइज करना होगा, और नीति आयोग ने 2018 दिसंबर में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसमें भी ये सेम बात कही गई थी। तो नीति आयोग का जो ये डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, नीति आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका नाम था स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। यहां पर 75 का क्या सिग्निफिकेंस है? भारत के आजादी के 75 वर्ष, यानी कि 2022 के लिए क्या टारगेट्स होने चाहिए उसके बारे में 2018 दिसंबर में ये नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट जारी किया था। और उसमें यह बात कही गई थी कि अभी 60 के आसपास ग्रेड ए जॉब्स हैं, केंद्र सरकार के अधीन कार्डर्स हैं, उनको कम किया जाए। इतने सारे कैडर बना रखे हैं, उनको कम करके 3 या 4 में डिवाइड किया जाए। अब वो क्या है आपको आगे समझाता हूं मैं, लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधा चैप्टर 38 पे जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। आई थिंक पेज नंबर 185 या 183 कुछ था, तो उस वहां पर आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं यहां पर आपको उसके की पॉइंट्स वैसे भी बता ही दूंगा। तो सबसे मेजर पॉइंट ये बताया गया कि सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन सभी सिस्टम्स में बदलाव लाने की जरूरत है। इन सभी में रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि भविष्य की जो सिविल सर्विसेज हैं वो और एफिशिएंट हो सके, पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो और बेहतर हो सके। फिर ये रिपोर्ट पिछले 4 साल में मोदी सरकार के द्वारा किए गए बदलावों की चर्चा करती है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। इनमें से काफी सारे चेंजेस से आप वाकिफ होंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल में पहले इंटरव्यू होता था, वो हटा दिया गया है। फिर कई जगह सर्विसेज में ऑनलाइन मैकेनिज्म आ गया है अप्रेजल के लिए और अलग अलग पेपर वर्क के लिए। तो ये सर्विस में जो है उनके लिए बात कह रहा हूं मैं। फिर ई ऑफिस का इंप्लीमेंटेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ई ऑफिस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है, जहां पर पेपरलेस वर्क होगा। ट्रेनिंग में बदलाव लाए गए हैं, मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स दी गई हैं, और मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लाया गया है। लेकिन इन सभी में से आप लोगों को यानी कि एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर यही है कि ग्रुप बी, सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यूज को हटा दिया गया है
और केवल अब रिटन एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। 18 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज ने भी ये प्रैक्टिस खत्म कर दी है कि इंटरव्यू लिए जाएंगे ग्रुप बी, सी और डी की पोस्ट के लिए। उसके बाद नीति आयोग कहता है कि अभी सिविल सर्विसेज को और ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ रुकावटें हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो ये कॉन्स्ट्रेंट क्या है? सबसे पहला कि जो ऑफिसर्स की स्किल है, जो उनका कौशल है और उनकी पोजीशन जो उनसे डिमांड करती है, उसके बीच में मेल नहीं है। उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर है जिसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है, उसने अपनी लाइफ लॉन्ग पूरा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी, आईएएस एग्जाम क्रैक किया, लेकिन अब वो पोस्टेड है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, तो वहां पर उसका स्किल सेट इतना काम नहीं आएगा। तो ये अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आईएएस आर सपोज टू बी जनरलिस्ट, लेकिन ये डिमांड समय समय पर उठती रहती है कि स्पेशलाइजेशन हो जॉब्स में, जो स्पेशलिस्ट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, उनको उस डिपार्टमेंट में भेजा जाए। तो अभी जो रिक्रूटमेंट होता है वो कोई कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक नहीं है। यूपीएससी केवल ये कहता है कि ग्रेजुएट होना जरूरी है और आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं कहा जाता है कि हमें 15 ऑफिसर्स चाहिए जो वाटर रिसोर्सेज के अंदर पीएचडी कर रखे हो, 15 ऐसे चाहिए जिन्होंने क्राइम में स्पेशलाइजेशन कर रखा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं और दूसरे पोजीशंस पर भी काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, नीति आयोग कहता है कि जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं वो लैटरल एंट्री के खिलाफ हैं, और क्योंकि ये आइडिया मेनली नीति आयोग की तरफ से ही प्रपोज किया गया था, तो वो तो इसकी तारीफ ही करेंगे या फिर इसको आगे ही बढ़ाना चाहेंगे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है लैटरल एंट्री का, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, डिटेल में इसकी मैंने बात करी थी वहां। तीसरा कॉन्स्ट्रेंट या तीसरी रुकावट है कि स्टाफिंग अभी बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं करी जाती है। यानी कि किस ऑफिस में कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या भविष्य की जरूरत होगी, इसका फोरकास्ट नहीं किया जाता है। मान लो कि अभी जल शक्ति मंत्रालय है, अगले 5 साल के लिए जल शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर रहने वाला है। आपने देखा है कि 2019 में सरकार बनते ही मोदी सरकार 2.0 ने तुरंत जल शक्ति मंत्रालय पे अपना फोकस रखा है, बजट में भी उसको बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है। तो ऐसे में उस मंत्रालय में स्टाफ की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जैसा 2014 में हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के दौरान। तो अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है सरकार में कि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां बहुत सारा काम है लेकिन ऑफिसर्स बहुत ही कम है। दूसरी ओर कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं है और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। तो ये मिसमैच जो है, इसे खत्म करने के लिए स्टाफिंग को थोड़ा सा सुधारना होगा। चौथा पॉइंट है कि बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट होना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ। मुझे पर्सनली लगता है कि ऑलरेडी बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट हो रहा है, इस मामले में सरकार को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन कॉन्स्ट्रेंट्स को सुधारने के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ सुझाव देती है। इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सुझाव यह है कि जो अभी एग्जिस्टिंग सिविल सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए। तो देखिए, इस वक्त 60 सेपरेट सिविल सर्विसेज बनी हुई हैं केंद्र सरकार और स्टेट लेवल पर। इन 60 सर्विसेज में से 24 का रिक्रूटमेंट तो सीधा सीधा सिविल सर्विसेज एग्जाम या आईएएस एग्जाम जिसे हम कॉमनली कहते हैं उसी से होता है। आई एम श्योर आप सभी को ये बात मालूम होगी कि इस एग्जाम से केवल आईएएस सिलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इतनी सारी सर्विसेज हैं जिनका सिलेक्शन होता है। इस लिस्ट में 2 और सर्विसेज दिख नहीं रही हैं, जगह कम पड़ गई। आई थिंक अंडमान आ गया है, पुडुचेरी सिविल सर्विसेज इसमें मिसिंग है, पुडुचेरी सिविल और पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी इसमें मिसिंग है। तो 24 सर्विसेज तो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज एग्जाम से होती हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्विस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारी ग्रेड ए जॉब्स हैं जिनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के द्वारा होता है। यूपीएससी उनके नोटिस भी जारी करता रहता है रिक्रूटमेंट के पूरे साल, अगर आप देखते होंगे। इनके अलावा सीएपीएफ का एग्जाम भी है। तो ये कई सारी सर्विसेज हैं ग्रुप ए की जो डायरेक्टली रिक्रूट होती हैं यूपीएससी के थ्रू। अब नीति आयोग का ये कहना है कि इन 60 सर्विसेज को थोड़ा रैशनलाइज करके हम 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। तो मान लो कि अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही ऑफिसर्स लिए जाएं। दिल्ली एंड ये जो डायनेप्स कैडर होता है इसके लिए, पौंडीचेरी सर्विसेज के लिए, तो इनके लिए अलग से सर्विस मत बनाओ। पहले एक सोच आई थी बीच में कि सर्विसेज थोड़ी स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, लेकिन नीति आयोग अब कह रहा है कि अब एक ही टैलेंट पूल रखो, इन्हीं में से ऑफिसर्स जाने चाहिए। फिर मान लो एक सिक्योरिटी सर्विसेज बना दी जाए, उसका एग्जाम भी अलग से लिया जा सकता है, उससे आईपीएस और सीएपीएफ ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जा सकता है। रेलवे पर्सनल सर्विसेज, तो इतनी सारी रेलवे की जो सर्विसेज हैं इन सबको एक साथ कर दो। ये काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि रेलवे का एक कॉमन कैडर होगा। फिर एक टेक्निकल सर्विसेज का कैडर बना दिया जाए, तो जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको एक टेक्निकल सर्विसेज का दर्जा दे दिया जाए और उनका रिक्रूटमेंट अलग से हो। तो टेक्निकल सर्विसेज का मतलब ये नहीं होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर दोनों एक ही रिक्रूटमेंट एग्जाम देंगे, लेकिन जब कैटेगरी बन जाएगी इंडियन टेक्निकल सर्विसेज तो उसमें एक जीएस का पेपर मान लो कॉमन रख दिया जाएगा और उसके बाद स्पेशलाइजेशन वाला जो पेपर है वो लिया जा सकता है। तो कुल मिला के
इन सबके रिक्रूटमेंट अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया था कि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम से पुलिस सर्विस के एग्जाम को अलग किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और ये जो मैं सर्विसेज बता रहा हूं ये टेंटेटिव है मेरे अनुसार, ओके, इसको मानकर मत चलना। सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं करी है, हो सकता है कि इन 4 के अलावा कोई 2-3 और कैटेगरी बना दी जाए। फिर नीति आयोग ये भी कहता है कि एक कॉमन एग्जाम लो, ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग एग्जाम हो रहा है, केंद्र यानी यूपीएससी का एक अलग एग्जाम हो रहा है। आप एक कॉमन एग्जाम ले लो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, उसी की रैंक के बेसिस पर स्टेट भी अपना रिक्रूटमेंट कर लें, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आज नीट होता है, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, एक एग्जाम देना होता है, उससे सेंट्रल कोटा भी है, वो भी सीट भर जाती है, और जो स्टेट कोटा की सीट है वो भी भरी जाती है, तो स्टेट रैंकिंग अलग निकाल देते हैं, बट स्कोर नीट का यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार का सिस्टम यहां पर होना चाहिए कि पूरे देश में पुलिस सर्विसेज में जिसको जाना है, ऑफिसर बनना है, चाहे राज्य के लेवल पर या केंद्र के लेवल पर, वो एक एग्जाम दे। अगर रैंक अच्छी आएगी तो ऑब्वियसली आपको केंद्र का आईपीएस मिल जाएगा, नहीं तो स्टेट के पुलिस सर्विस में आप जा सकते हैं। तो कॉमन एग्जाम होना चाहिए, जिससे ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी कि हर राज्य में एग्जाम अपनी गति पे चलता रहता है, 2 साल 4 साल 5 साल जितना मर्जी है लंबा खींच लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगी। फिर नीति आयोग ये भी कहता है कि ऑफिसर्स को स्पेशलाइजेशन के लिए नर्चर किया जाए, उन्हें बढ़ावा दो कि आप स्पेशलाइजेशन हासिल कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, अपने अपने पर्टिकुलर स्किल्स को बढ़ाइए, और जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं उनकी पोस्टिंग वहीं पर हो, उनको लंबा टेन्योर दिया जाए वहां पर। मान लो कोई वाटर रिसोर्सेज के अंदर पीएचडी करके आ गया है हार्वर्ड से, तो उसको 5-6 साल जल शक्ति मिनिस्ट्री में रखा जाए, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में उसका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी भी जरूरी है, क्योंकि मान लो कि अगर एक साथ 50 आईएएस ऑफिसर वाटर रिसोर्सेज में पीएचडी कर रहे हैं, तो इतने की जरूरत थोड़ी ना होगी जल शक्ति मंत्रालय में। तो ये जो भविष्य का स्टाफिंग पैटर्न है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को ध्यान में रखना होगा। आगे नीति आयोग की रिपोर्ट एक और सुझाव देती है सरकार को, कहती है कि अभी रिक्रूटमेंट की एज जनरल कैटेगरी के लिए 32 है, उसको कम करके 27 कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये इतना आसानी से हो सकता है। सरकार 2022-23 में तो इसे नहीं कर सकती है, कम से कम 5 या 6 साल का एडवांस नोटिस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन बार बार सरकारी कमिटीज ये सुझाव दे रही हैं, तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 और 6 ईयर्स ये सुझाव माना तो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर कुछ सुझाव ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, और इनफैक्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण अब आईएएस ऑफिसर्स की जो फेज 2 की ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी ऑनलाइन ही चल रही है। तो नीति आयोग के सुझाव पर तो सरकार ने शुरू नहीं किया, लेकिन कोविड-19 ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि आईएएस ऑफिसर्स को भी अब ऑनलाइन ट्रेन किया जा रहा है। तो ये सारे सुझाव हैं। मेंस में अगर आप कभी लिखना चाहो आंसर के अंदर तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो मैंने प्योरली आपकी जानकारी के लिए बनाया था, ताकि आप भी अवगत रहें कि भारत सरकार की पॉलिसीज किस दिशा में जा रही हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।